Hello dear student, good morning to all of you. Welcome once again in this class. एक बार फिर से आपका इस क्लास में स्वागत है। आइए आज हम लोग बचे हुए टॉपिक को स्टडी करते हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो जानते एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और एलिमेंट्स के बारे में हमने कहा था एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिसको ना ही हम डिकम्पोज कर सकते हैं और ना ही किसी ऑर्डिनरी केमिकली या फिजिकली उसको हम बना सकते हैं, या इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया था। और एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज आपने देखा था। एलिमेंट्स को आपने कैटेगराइज किया था। एक मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है और मेटेलॉइड्स होता है। मेटल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि मेटल्स हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव लस्टर्स, सोनोरस और मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये वर्ड हमने कहा था कि मेटल्स के पास एक अजीब टाइप का शाइनिंग होता है, एक डिफरेंट टाइप का शाइनिंग होता है। उसके पास सोनोरस होता है, उसमें ध्वनि प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा किसी मेटल को पीटिए तो अजीब टाइप का एक ध्वनि प्रोड्यूस करता है जिसको आप सोनोरस के नाम से जानते हैं। लस्टर जिसे शाइनिंग के नाम से जानते हैं। मैलेबिलिटी, मेटल को पीट करके हम थिन शीट बना सकते हैं, वो मैलेबिलिटी नेचर का होता है। डक्टिलिटी की जब बात करते हैं तो मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डक्टिलिटी होता है। और दूसरा कंडीशन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत इजीली वे में ये कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करता है, कंडक्ट करने का काम करता है। दूसरा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, अगर आपने मेटल्स पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको नॉन मेटल्स भी आ जाएगा। अगर नॉन मेटल्स की बात करते तो कहते हैं द एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट पासेस शाइन एंड आर जनरली डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो जनरली जिसमें शाइन नहीं होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ करके, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है उसमें कोई शाइनिंग नहीं होता है, ना ही ये गुड कंडक्टर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करता है। ये इसकी खास बात होती है। इसमें मैलेबिलिटी भी नहीं होता है, डक्टिलिटी भी नहीं होता है, जो चीज हमने मेटल के केस में पढ़ा था। ओके, अब बात आती है आयोडीन में शाइनिंग होता है लेकिन उस कंडक्टर नहीं होता है। ग्रेफाइट जो है आपका कंडक्टर होता है, शाइनिंग भी होता है, वो शाइन होता है। ग्रेफाइट अगर आपको देखना होगा तो पेंसिल की लीड आप देख सकते हैं, जो ग्रेफाइट है जो कार्बन से बना हुआ, कार्बन आपका नॉन मेटल है। ओके, इतनी सी बात हमें समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन, कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि नॉन मेटल्स में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जैसा कि आपके मेटल में होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ग्रेफाइट ही सिर्फ करता है। क्यों करता है इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम बता सकते हैं। ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन एक, कार्बन 3 और कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, जिसमें sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं। और इसका एक कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो फ्री होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, ऐसा केस और किसी में आपके नहीं पाया जाता है नॉन मेटल के केस में, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल देना चाहे कि नॉन मेटल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देना होगा तो आप देंगे कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये वर्ड जरूर लिखेंगे। ग्रेफाइट के अतिरिक्त कोई भी अदर जो आपके नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, शाइनिंग नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये वर्ड भी लेंगे। यानी आयोडीन और ग्रेफाइट के अलावा कोई और एलिमेंट्स जो होते हैं जिसमें शाइनिंग नहीं होता, जिसमें मैलेबिलिटी नहीं होती, जिसमें डक्टिलिटी नहीं होती, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ये सब चीज़ आपके नॉन मेटल के केस में आते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो अभी हमने बोला था कार्बन आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके पास नॉन मेटल्स है। इसके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, ये सब आपके नॉन मेटल्स है। लेकिन नॉन मेटल के साथ साथ में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, जिसको आप इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं, जब पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये नॉन मेटल्स क्यों होता है, वो सॉरी इनर्ट गैस क्यों है, या इसे नोबल गैस क्यों कहा गया था, इसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन,
हमारे पास एलिमेंट्स के 3 कैटेगरी में से ये दूसरा था, पहला हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। तीसरा हमारे पास आता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की बात करते हैं। मेटेलॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाता है, द एलिमेंट्स विच पासेस बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जिसके पास दोनों बिहेवियर होता है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी बिहेवियर होता है, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण रखने वाला जो एलिमेंट्स होता है वो हमारा मेटेलॉइड्स होता है, जिसे उपधातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे पीरियडिक टेबल में जो उपधातु होते हैं वो बोरान होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं, टेलुरियम होते हैं, पोलोनियम होते हैं, ये सब आपके अधातु है, सॉरी उपधातु है। बोरान नाम दे दीजिए, सिलिकॉन नाम दे दीजिए, सब उपधातु है। आपके जर्मेनियम नाम दे दीजिए, आर्सेनिक नाम दे दीजिए, एंटीमनी नाम दे दीजिए, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जितने भी चीजें आपके पास ये क्या है, मेटेलॉइड्स है। और इनके पास कौन सी कैरेक्टर्स होती है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि ये कब मेटल्स का और कब नॉन मेटल्स का करेगा, ये इसके कुछ कंपाउंड में हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में भी आगे हमें स्टडी करना है। एक बेसिक नॉलेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स बना था डेफिनेटली वो किससे मिलकर के बना होगा। तो आपने देखा था कि मैटर और एनर्जी मिलकर बना होता है। मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने दिया था, मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। हर वो चीज जिसमें मास होता है, जो स्थान घेरता है, वो आपका मैटर होता है। मैटर को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन दिया था यानी भौतिक वर्गीकृत किया था, और एक केमिकली एक रासायनिक वर्गीकरण किया था, वो कंपोजिशंस के आधार पे किया था, और एक स्टेट के आधार पे। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था वो स्टेट के आधार पे था, स्टेट का मतलब अवस्था के आधार पे था, किस अवस्था में हमारे पास कोई भी तत्व चीज पाए जाते हैं कंपाउंड। तो मेनली 3 टाइप्स आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कशन किया था। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आपको हर चीज मैंने बताई थी। और उसके बाद आता है हमारे पास जो दूसरा था कंपोजिशन यानी केमिकल क्लासिफिकेशन था। तो केमिकल कंपोजिशन में आपने लिखा था एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्सचर बोला था। प्योर में आपके 2 चीज आ जाते हैं, एक एलिमेंट्स आता है, कंपाउंड आता है। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया था, वो चीज आप जानते हैं, इसमें मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में मेटल्स के बारे में डिस्कशन किया। आज मैंने नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में डिस्कशन किया। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, जिसमें मेटल के गुण नहीं होते, वो चीज मैंने बताया कि नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा जितने भी आप वर्ड यूज करते हैं वो सब आपके किस में आ जाते हैं, मेटल के केस में आ जाते हैं। ओके ओके, जब हम मेटेलॉइड्स पढ़ लेते हैं, अब हमारे पास दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका था कंपाउंड। यहां से एक चीजें स्टार्ट होते हैं ये कंपोजिशंस के आधार पे। कंपाउंड, कंपाउंड्स जिसे आप क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक। डिफिनीशन आता है मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंसेस है, जानना बहुत जरूरी है। कंपाउंड क्या होता है, when 2 or more than 2 elements combine to each other in a fixed proportion of mass, fixed proportion of mass। ठीक है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ में एक निश्चित अनुपात में उसके भार के अकॉर्डिंग, भार के अनुसार निश्चित अनुपात में कंबाइन होता है, जुड़ता है, तो आपका क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। एंड कंपाउंड फर्दर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय अप्लाइंग एनी मेथड, किसी मेथड के द्वारा आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में फिर से डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आपको मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ में हमेशा कंबाइन करेगा तो वो हमेशा से आपका क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, यौगिक बनाएगा। ये बात समझना है। तो जितने भी हम कंपाउंड्स का नाम ले रहे हैं यहाँ पे समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी
सबसे पहला आपका वाटर लेते हैं, जो आपका बहुत अच्छा एग्जांपल देता है। वाटर लेते हैं, H2O2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, HCl लेते हैं, कुछ ऐसे हमने कंपाउंड लिया, H2SO4 लेते हैं, और फिर आपके पास जो भी H3PO4 लेते हैं, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, आप जान रहे ये सब केमिकल्स हैं। वाटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओके। और भी आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, आप जानते हैं कंपाउंड्स हमारे पास है। ये सब कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द डेफिनेट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एक निश्चित अनुपात में मिलने की वजह से ये सब आपका बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बना हुआ है, कौन सा निश्चित अनुपात है, आप मुझे समझाइए। तो डेफिनेटली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझाना। आइए मैं समझाता हूँ। अगर सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरीके के एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कैसे कंबाइन हुआ, कोई ना कोई फिक्स रेशियो में कंबाइन हुआ होगा। ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसका भार के अनुसार निकालना चाहे तो सबसे पहले आप लिखिए H2O, आपको पता है, सॉरी थोड़ा सा दूर हो गया, H2 आपको पता है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का जो आप रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास को इंडिकेट करता है, ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, डेफिनेटली इसके पावर 2 हो जाएगी, यानी 2 इसका मास हो जाएगा, तो 2:2 इसका रेशियो निकालना चाहेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और मास होता है मास इसका 16 होता है। तो 2:16 का रेशियो दिख रहा। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट, 2 1 2 और 2 8 16। दैट मींस व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined in the ratio of 1:8 always form water. That means जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होगा, एक दूसरे से मिलेगा, तो हमेशा से क्या बनाएगा, वाटर ही बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकता है। तो ये क्या हुआ, एक निश्चित अनुपात में जब मिलता है। अब इसी जगह पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में समझाता हूँ। H2O2 की बात करते, आपको पता होना चाहिए, फिर से इसका मास यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 एटम है, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32। 32 इज द रेशियो, 2 1 2 और 16 2 जा 32। ये इसको आपने क्रॉस कर दिया या सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन जो कंबाइनिंग रेशियो है, जुड़ने की जो रेशियो है, जो अनुपात है दोनों एलिमेंट्स का, इसके केस में 1:16 है, जबकि इसके केस में 1:8 है। अब सोचिए जब 1:16 के रेशियो में कंबाइन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमेशा बना देगा क्या चीज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बात समझ पा रहे? और ये आपका क्या है, सबको पता है, ये वाटर है। आपको पता है इसका रोल क्या है और इसका रोल क्या है। इसका अगर रोल नहीं भी पता है तो इसका रोल लाइफ में क्या है, क्या एडवांटेजेस है इसकी, ये जानते हैं। बिना इससे हम प्यास बुझाते हैं, बिना इसका खाना नहीं बन सकता है, बिना इसका हम नहा नहीं सकते, बिना इसका आपने सोचा वाटर को स्टोर करके हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ये चीज़ आप जान रहे हैं वाटर में, ठीक है, सब केमिस्ट्री की देन है, सब ऐसे ही। ओके, अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारे लाइफ में, और बिना केमिस्ट्री का हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते। ये बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरा, आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा, आपने देखा ये यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ये हमें पीने के काम आ रहा है, हर एक काम में आ रहा है, हमारे नीड भी बहुत ज़्यादा है। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक ऐसा मेडिसिन होता है, दवा की तरीके से लोग यूज़ करते हैं। डॉक्टर के पास जाइए तो वो कान साफ करने की जो दवा होती है वो ये चीज़ होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कभी कभी लोग हेयर कलर करते हैं, अपने डाई लगाते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो बार्बर होते हैं, जो नाई होते हैं, वो क्या करते हैं, डाई को इसमें घोलने का भी काम करता है। अब सोचिए ये डाई घोलने का काम में आ रहा है, ये आपके काम में डालने के काम में आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आप इसको पी सकते हैं, नहीं पी सकते, जबकि दोनों यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो कंबाइनिंग रेशियो 1:8 है, जबकि यहाँ पे कंबाइनिंग रेशियो 1:16 है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब अगर कंपाउंड के डिफिनीशन देते तो कंपाउंड के डिफिनीशन में हम पाते जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक निश्चित
अनुपात, अपने भार के निश्चित अनुपात में एक दूसरे से कंबाइन करते मिलते तो हमेशा क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। यौगिक में एक निश्चित अनुपात होनी चाहिए, एलिमेंट्स का, तत्वों का एक निश्चित अनुपात होनी ही चाहिए। ये एलिमेंट्स और मिक्सचर को डिफरेंट करता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एलिमेंट्स हमेशा किसमें मिलेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने बोला कि इसमें कोई भी विधि के द्वारा हम इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। जब इसको अलग करते तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिससे मिल करके ये वाटर पूरा का पूरा बना है, उस एलिमेंट्स में अलग अलग, मतलब हाइड्रोजन भी अलग हो सकता है, ऑक्सीजन भी अलग हो सकता है। यहाँ से हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सब अलग हो सकते हैं। यहाँ से सल्फर, ऑक्सीजन ये भी अलग हो सकता है। कैसे अलग होंगे, अगर किसी वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी इस तरीके से अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा दीजिए, ये इसका रोल होता है। अब आपने देखा कि हमने क्या किया, पहले फिक्स रेशियो में मिला करके यौगिक बना दिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो ये चीज अलग हो गई। इसी तरीके से मैं एक आपको बहुत खूबसूरत एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस हैं। और आज के बाद कंपाउंड को भूलना नहीं है कि कंपाउंड क्या होता है, उसको देख करके। ओके, आइए समझाते हैं। जैसे आप बात करते हैं कि NaCl, आपको पता है NaCl कैसे एक दूसरे के साथ में बना हुआ है, क्या इसका रेशियो है, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आपने 10th क्लास में 20 तक के एलिमेंट्स को आपको लर्न करने के लिए दिया था, अगर याद होगा तो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आपको पता है सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास और रेशियो इसका 35.5 इसका मास होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 35.5 और जो सोडियम का होता है 23 होता है। ठीक है, ये बात जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगा। अब इस रेशियो में जब भी ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, NaCl, जो एक आपका क्या है, सॉल्ट है। और ये कितना अच्छा सॉल्ट है कि इसके बगैर खाना नहीं बनता, ये बात आपको पता है। एक कंपाउंड है, सबसे पहले कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो सब्सटेंस है उसके एक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ इसमें फिक्स्ड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक ऐसा साल्ट है जिसके बगैर हमारा खाना नहीं बनता है, खाना फीका लगता होगा, आपने ये चीज पाया होगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ये बात समझिए। जब भी ये फिक्स्ड रेशियो में मिल करके कंपाउंड बनता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो नेचर होती है कंपाउंड की, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब सोडियम और क्लोरीन का जो भी नेचर रहा होगा, उस नेचर से इन दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा और आप इसी से हर एक कंपाउंड के लिए यही चीज इमेजिन करेंगे और सोचेंगे हमेशा से। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम है, आपको पता है सोडियम एक मेटल है, और जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ये आपका बर्न होने लगता है, जलने लगता है। अगर सोडियम को अगर पानी मिल जाए तो तुरंत आग लग जाती है, फायर आपको दिखाई देगा। अब सोचिए इसका नेचर। दूसरा, क्लोरीन एक गैसियस स्टेट में होता है। ये क्या है आपके पास, एक गैस है, और ये कैसा गैस है, पॉइजनस गैस है, विषैला गैस है, सॉरी पॉइजनस गैस है। ओके, ये विषैला गैस है, इसको हम इनहेल नहीं कर सकते। इनहेल का मतलब सांस के थ्रू अंदर नहीं ले सकते, सर दर्द होने लगेगा, मिसली आने लगेगी, ये सब बातें, इसमें नॉसी टाइप का होगा, ये सब होगा, यानी ये गैस हमारे लिए हानिकारक है। अब ये और ये जब इस रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो एक साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम अपने फूड में शामिल करते हैं। आपने देखा होगा कि इसके बगैर खाना नहीं बनता है या खाना हमको फीका लगता है। अब सोच जाइए, तो आपको समझ में आ गया इसकी जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, बिल्कुल डिफरेंट है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जो ऑलरेडी ये पहले से था जो नेचर का, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
यही चीज हर एक के साथ में होता है। बात समझ में आ रही है? ओके। हाइड्रोजन गैस आप बोलते हैं, ये बहुत पॉइजनस नहीं है। क्लोरीन ये आपका पॉइजनस है। ये दोनों मिल करके एक आपका HCl बनाता है। ये आपका एक एसिड होता है जो बहुत खतरनाक एसिड होता है, और ये एसिड हमारे स्टमक में भी पाए जाते हैं, हमारे पेट में भी पाए जाते हैं, जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री की क्या वैल्यू है। इसीलिए कंपाउंड को मैंने इतने टाइम लेकर के पढ़ाया, ताकि कंपाउंड के बारे में आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, अगर इतनी सी बात समझ में आ गया होगा तो हम एक टॉपिक और आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड further classified into two categories, one is inorganic compound and second one is organic compound। आपने कंपाउंड को फिर से दो पार्ट में किया होगा। दो पार्ट में कौन कौन से किया होगा कि एक आपका अकार्बनिक यौगिक होता है और एक आपने पढ़ा कार्बनिक यौगिक होता है। जब अकार्बनिक की बात करते हैं तो हमेशा से हमारे पास ये दिमाग में आ जानी चाहिए कंपाउंड। चलिए इसको डिफाइन करते हैं फिर से। कंपाउंड दो तरीके का होता है, आपने पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, और सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच आर फाउंड टू नॉन लिविंग सोर्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिसको हम नॉन लिविंग थिंग से फाइंड करते हैं, यानी निर्जीव चीज से फाइंड करते हैं, निर्जीव वस्तु से जब हम फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और वो नॉन लिविंग थिंग्स को हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे सी वाटर, जैसे सी वाटर, समुद्र से, समुद्र के पानी से चीज, कोई भी चीज मिलना। दूसरा आपका अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पाटी, यानी पृथ्वी के ऊपर जो हमें पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट। ओके, कैप्टन से लिख देता हूं इस चीज को। अर्थ क्रस्ट, भूपर्पाटी से जो चीज मिलता होगा, या आप कोई चीज रॉक से मिलता होगा, चट्टानों से जो चीज मिलता होगा, ETC, इन सब जगहों से जो चीज हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। हर वो चीज जो हमारे 118 एलिमेंट्स इनसे कंबाइन करके बना होगा, लेकिन कार्बन के अलावा अदर जो एलिमेंट्स जो एक दूसरे से कंबाइन होकर के बना होगा वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन दूसरी कंडीशन, कार्बन में भी कुछ चीज इनऑर्गेनिक है, जैसे बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारा क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। जब कार्बोनेट की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के कंपाउंड है और बाइकार्बोनेट के कंपाउंड है। ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये जो साइनाइड है ये आइसोसाइनाइड है, ये सब में आपको कार्बन दिख रहा है, बट दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब क्या है? आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात, अगर इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन देना है तो आप ये देंगे, वो पदार्थ जो हम नॉन लिविंग थिंग से फाइंड करते हैं, निर्जीव वस्तु से फाइंड करते हैं, उसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। उसके अलावा जब एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करता है एक्सेप्ट कार्बन के अलावा, तो वो हमारा इनऑर्गेनिक होता है। और कार्बन में भी जब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब आपके इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। ओके, आई होप कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जब इतनी सी चीज हम लोग यहाँ पे जान जाते हैं, अब हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने सी वाटर का, तो नॉन लिविंग थिंग से, अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग, रॉक नॉन लिविंग, यहाँ से हम इस चीज को पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साल्ट आ सकता है, और साल्ट में आपके पास क्या आ सकता है, इसके अलावा भी कौन कौन से चीजें हम बता देते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, यहीं पे आपको बता देते हैं। जैसे आपने बोला K2SO4, H2SO4,
HCl, ये एक से एक चीज हम लिखे जा रहे हैं यहाँ पे HCl, ओके। और फिर आपके पास Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ETC, बहुत सारे ऐसे चीज है आपको कंपाउंड मिल जाएंगे, सब आपकी क्या होंगे, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ओके। अब तो समझ में आ गया अकार्बनिक चीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दिया, कहाँ से फाइंड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग से, चाहे सी वाटर से, चाहे अर्थ क्रस्ट से, चाहे रॉक से, इन सब जगहों से इसको फाइंड करते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी चीज इनऑर्गेनिक में बताया था सबका एक फिक्स्ड रेशियो था। इसी तरीके से जब ऑर्गेनिक की बात करते तो ऑर्गेनिक के लिए हम बोलते हैं दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन होते हैं, एक्सेप्ट these are the compounds, these are the compounds of carbon except carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate, bicarbonate, cyanide, isocyanide, etc। इसके अलावा कार्बन से जो चीज भी आपके बने होते वो क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा आप वो चीज कह सकते हैं ऑल द थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वो थिंग्स जो हम वो कंपाउंड जो हम लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं, यानी सजीव वस्तु से प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। दो ही सजीव वस्तु आप जानते, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चीज एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है, हम लोग एनिमल्स ही है, एक उच्च कोटि के एनिमल्स ही है। तो ह्यूमन बीइंग्स और चाहे बोलिए एनिमल्स की बात करिए और प्लांट, इन सब चीजों से फाइंड जो भी चीज होता है वो हमारा कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। लेकिन HCl भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, HCl नहीं, HCl आपका इनऑर्गेनिक होता है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं, तो कैसे जानेंगे? तो अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करते तो आप जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दब गया था, जो आजकल कोयले और क्या बोलते हैं पेट्रोल हमें देता है, डीजल देता है, ये सब देता है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है वो चीज आपका ऑर्गेनिक हुआ। दूसरा, हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वैक्सेस, इन सब के बारे में बात करते हैं। ये सब आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वैक्स, हाइड्रोकार्बन, ओके, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एक लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और यानी लिविंग थिंग्स से फाइंड करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आपका ऑर्गेनिक होता है, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं। वो उसका भी एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, तभी जाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।